नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आज से हम लोग आधुनिक भारत का एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो होगा, यानी कि जितना भी प्रश्न लगाएंगे वो सारे के सारे आपको एनसीईआरटी बुक्स और एससीईआरटी बुक्स से संबंधित होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैंने जो जो पुस्तकें पढ़ के टीआरई 3 में सिलेक्शन लिया है वैसे ही आपको भी दिलवाऊंगा, यानी कि वही पुस्तकें आपको पढ़वा रहा हूँ, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए टीआरई 4 से संबंधित, या हमने टीआरई 3 में 6 to 8 और 9 10th में सामाजिक विज्ञान विषय के टीचर के रूप में कैसे सिलेक्शन लिया, उन सारी रणनीति स्ट्रेटजी को आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगा कि जीके जीएस की तैयारी कैसे किया जाए, 50-60 दिन या 90 दिन या 12 घंटा 8 घंटा किस तरह पढ़ा जाए कि टीचर हम बन सके या बीपीएससी एग्जाम क्रैक कर सके। क्योंकि नॉर्मल एग्जाम नहीं होने वाला है, बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो नॉर्मल सीधा सा बात है, हार्ड होगा, थोड़ा सा हार्ड, इसमें थोड़ा ज़्यादा हार्ड होगा टीआरई 4 में। तो उन सारी चीज़ों को हम बताएंगे कि एग्जाम हॉल में कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है ना। एससीईआरटी की बुक लेना चाहते हैं 6 से लेकर 12 तक, तो इस चैनल का टेलीग्राम चैनल है गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी आपको समस्या हो तो उस चैनल में बिंदास आप लिख सकते हैं, उसका समाधान दे दिया जाएगा। और भी बहुत सारे उसमें मेरे मित्र सिलेक्टेड है जिनके द्वारा आपको बहुत सारी समस्याओं का हेल्प मिलेगा। 7 बजे से शाम को YouTube पर लाइव क्लास हम लाते हैं जिसमें केवल MCQ बेस्ड है, उसमें NCERT और SCERT का क्लास चलता है। कितना बजे से? 7 PM से, ठीक है ना। और उसमें GK GS ऑल क्लास का होगा, PRT 6 to 8 9 10 11 12 का GK GS, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 4 या 5 बुक से MCQs का बुक से हम मिक्स करके सवाल पूछते हैं और आप जवाब दीजिएगा उसका। और उसके बाद हो गया आपको 8:30 से SST का क्लास चलता है 80 नंबर का, उसको भी ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय व्यर्थ के बिना शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन बना था? तो ये आपको क्लास 12 का ओल्ड NCERT का प्रश्न है। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या अकबर द्वितीय? आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को रोक रोक के पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, रोक रोक कर और खुद से आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा खुद से आंसर, हम जरूर सबका कमेंट देखेंगे और पर्सनली हम आपको रिप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी आप ही की तरह ऐसे ही यूट्यूब पर देखते थे, ठीक है ना, और सिलेक्शन लिए हैं। तो हम आपकी समस्याओं को समझ सकते हैं कि आप लोग किस मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, तो उसका समाधान हम करेंगे। और एक पेज लेकर उस पे भी इसको नंबरिंग कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह प्रथम। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, ठीक है ना। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम बादशाह बना। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात गद्दी को लेकर उसके बेटों के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध में 65 वर्षीय बहादुर शाह की विजय हुई। वह विद्वान, आत्मगौरव से परिपूर्ण और योग्य था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और बात आपको बताते हैं, बीपीएससी इसी तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है, स्टेटमेंट वाला, थिंकिंग वाला, सिद्धांत वाला। मुगल शासक बहादुर शाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में कह रहा है कि उसने समझौते तथा मेल मिलाप की नीति अपनाई तथा औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों में से कुछ को बदल दिया। बी कह रहा है इसके शासनकाल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। सी कह रहा है ए और बी दोनों। और डी कह रहा है कि इसने मराठा सरदारों के प्रति मेल मिलाप की नीति अपनाई तथा उन्हें दक्कन की सरदेश मुखी तथा चौथ व सुनने का अधिकार दे दिया। तो बताइए इसका क्या होगा, वीडियो रोक कर आंसर दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है मुगल शासक बहादुर शाह के संबंध में कथन ए और बी दोनों सत्य है। मुगल शासक बहादुर शाह ने शासन की बागडोर संभालते ही मेल मिलाप और समझौते की नीति अपनाई और साथ ही उसने औरंगजेब की संकीर्णतापूर्ण नीतियों को भी बदल दिया।
उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति सहिष्णु व्यवहार को अपनाया। उसने पूर्व के शासक औरंगजेब की भांति मंदिरों को नष्ट नहीं किया। फिर कह रहा है कि उसने मराठों के साथ ऊपरी मेल मिलाप की नीति को अपनाते हुए दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो मराठों को दिया, परंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया। और आप लोग शाम को 8:30 बजे से 8:15 से जो लाइव क्लास आएगा उसमें आधुनिक भारत हमने शुरुआत कर दिया है। तो इस वीडियो को देखकर और उसमें आकर आप लोग क्या कीजिएगा, अपना प्रश्न लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को खोजना है। एक और है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद हुए गृह युद्ध में उसका एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी हुआ। देखिए, इस तरह के प्रश्न लगाने के लिए आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा और बार बार रिवीजन करना होगा, ठीक है। हम निकाले हैं तो कुछ तो हम एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, या कुछ तो हमको अनुभव हुआ होगा, तो वही आपको बता रहे हैं। जहांदार शाह को अपने समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन प्राप्त था। जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। जहांदार शाह के काल में आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की सवाई की पदवी दी गई और गुजरात के सूबेदार नियुक्त किया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका वीडियो रोककर इसका आंसर दीजिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया को पुनः प्रारंभ किया गया, यही कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही है। आइए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि दिए गए कथनों में कथन सी असत्य है, क्योंकि जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया को समाप्त कर दिया गया, न कि उसे प्रारंभ किया गया। सॉरी, इसमें कह रहा है जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यही गलत कथन है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, न कि उसे शुरू किया गया। फिर कह रहे आगे का देखते हैं। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका कम काबिल बेटा जहांदार शाह जुल्फिकार खां की सहायता से गृह युद्ध में विजयी रहा और सत्ता पर कब्जा किया। जुल्फिकार खां को वजीर नियुक्त किया गया। वस्तुतः शासन की बागडोर वास्तविक रूप से उसी के हाथों में थी। अपनी स्थिति को मजबूत रखने हेतु जुल्फिकार खां ने राजपूतों तथा मराठों के साथ अपनी स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान की। इसी क्रम में आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई और उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में इजारेदार कौन थे। ए में भूमि की माप करने वाले, लगान तय करने वाले, कृषि भूमि का निर्धारण करने वाले, लगान के ठेकेदार। और देखिए इस टॉपिक से प्रश्न आया है, टियर 1 में भी आया है, टियर 2 में भी आया है और टियर 3 में भी आया है। तो टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग बढ़िया देखेंगे, लेकिन पढ़ना तो हमें हिस्ट्री का चारों सेक्शन है, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व का चारों पढ़ना होगा, 9th 10th के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। चलिए, और पीआरटी वालों के लिए तो बेहतर ही है आधुनिक भारत। चलिए अब इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगान के ठेकेदार, ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं। चलिए, व्याख्या में कह रहा है कि मुगल काल में इजारेदार लगान के ठेकेदारों को कहा जाता था। जहांदार शाह के वजीर जुल्फिकार खां ने इजारा व्यवस्था को प्रारंभ किया था, जो टोडर मिल की भू राजस्व व्यवस्था के समान थी। इसके अंतर्गत इजारेदार और बिचौलियों से लगान वसूल कर सरकार को एक निश्चित राशि देने हेतु करारनामा दिया गया, लेकिन इजारेदारों को मनमाने लगान वसूलने से किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। ये डिटेल एनालिसिस हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर मुगल काल में राजा बनाने वालों यानी किंग मेकर की भूमिका में कौन रहे। सैयद बंधुओं में भूमिका में रहे सैयद बंधुओं में कौन कौन शामिल थे, ठीक है ना। तो इसे बताना है आपको। ए में अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, शैबानी खान या वहद अली खान। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन ए में 1 या 2, ऑप्शन बी में 1 या 4, ऑप्शन सी में 1 या 3 या ऑप्शन डी में 2 या 3। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। चलिए व्याख्या देखते हैं। उत्तर मुगल काल में राजा बनने वाले यानी किंग मेकर की भूमिका में सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान शामिल थे। फर्रुख सियर को शासक बनाने में सैयद बंधुओं की बड़ी भूमिका थी। फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में जहांदार शाह को पराजित कर मुगल साम्राज्य की सत्ता प्राप्त की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से
सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि इनको सजाना है। कह रहा है कि आगे पीछे के अनुसार, तो इसमें आपको सजाना है। तो बताइए, सजा के इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जहांदार शाह का शासनकाल, सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपको 2143, ऑप्शन बी होगा। जहांदार शाह होगा, उसके बाद से एक में मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद से अहमद शाह, तब आलमगीर द्वितीय। हम लोग एक एक करके सब देख लेते हैं। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 के बीच अल्पकाल के लिए मुगल साम्राज्य पर सत्तासीन हुआ। फिर उसे अपदस्थ कर फर्रुखसियर 1713 में मुगल शासक बना। फिर मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 49 के बीच रहा, जिसके शासनकाल में 1739 में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। फिर उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 के बीच मुगल शासक था। 1754 में इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को अपदस्थ कर आलमगीर नीचे चला गया। क्या किया? आलमगीर द्वितीय को मुगल शासक नियुक्त किया। फिर आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 59 के बीच में रहा। वह पूर्ववर्ती मुगल शासक जहांदार शाह का पुत्र था। 29 नवंबर 1759 को उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चिनकिलीज खान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। चिनकिलीज खान, आइए देखते हैं। वह 1722 ईस्वी में मुगल शासक का वजीर बना। उसने प्रशासनिक सुधार के लिए प्रयत्न किया। वह जनवरी 1723 में वजीर का पद छोड़कर दक्कन चला गया। उसका जाना मुगल साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुणों के पलायन का प्रतीक था। अब सत्य कथन खोजना है, इसमें से 1 2 2 3 1 2 4 या ये सभी। तो बताइए, इसमें हो जाएगा सत्य कथन ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 और 4। आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि चिनकिलीज खान के संबंध में 1 2 4 सत्य है। चिनकिलीज खान हैदराबाद रियासत का संस्थापक था। वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का एक योग्य वजीर था। वह 1722 में आपको वजीर बना था। उसने पद संभालते ही प्रशासन में सुधार हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव चिनकिलीज खान, जिसे निजामुल मुल्क के रूप में भी जाना जाता है, के पश्चात ही प्रारंभ हुआ। चिनकिलीज खान के दक्कन जाने की प्रक्रिया को मुगल साम्राज्य में निष्ठा और सद्गुणों का पलायन प्रतीक माना जाता है। कथन 3 असत्य, क्योंकि चिनकिलीज खान जनवरी 1923 में नहीं बल्कि अक्टूबर 1924 में वजीर का पद छोड़कर दक्कन चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको ध्यान से देखिए, आपको सुमेलित करना है। शासक हैं और उनका शासन काल दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसको सुमेलित करना है। एक पेज लेकर बैठिएगा और खुद से इसको बनाइएगा। थोड़ा सा 5-10 सेकेंड लगेगा, लेकिन वीडियो को रोक कर इसको बनाइएगा, ठीक है ना। अब आइए इसका कूट देखते हैं। कूट देख लीजिए, कूट में क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना। एक तो इसमें बताइए कौन सा कूट इसका सही होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 1 4 2, ठीक है ना, 3 1 4 2। ए का हो जाएगा आपको, ए का हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सही सुमेलन करना है। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 के मध्य था। इसने बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिदलीय गठबंधन में हिस्सा लिया था। फिर कह रहे अकबर द्वितीय ने 1806 से 1837 के बीच 31 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। इसने राजा राममोहन राय को अपनी पैरवी के लिए लंदन भेजा तथा उन्हें राजा की उपाधि दी थी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। यह एक सहिष्णु शासक था। इसने जजिया कर पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 के बीच था। इसके शासनकाल में सैयद बंधु अधिक सक्रिय थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग देखिएगा प्लीज। अगर टीचर बनना है तो मेहनत कीजिए। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा, टीचर नहीं बनिएगा, तो किसी और फील्ड में अगर आप पैसा कमाइएगा, भूखे तो रहिएगा नहीं, जीवन मिला है तो उसमें इससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना।
1 घंटा 2 घंटा का वीडियो होगा, देख लीजिएगा इत्मीनान से, फायदा में रहिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो अभी हम पीछे वाले में चर्चा किए हैं, एक वीडियो था 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें हमने चर्चा किया था। तो इसका हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए इसका, किसके समय किया था बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। ठीक है ना, मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739, देखिए व्याख्या देख लेते हैं, 1739 इसमें भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण करने का प्राथमिक उद्देश्य भारत से अपार धन लूटना था। ईरान का निवासी था, कुल 70 करोड़ रुपए की वस्तुएं लूट ली थी। वाह, देख लीजिए उस समय का 70 करोड़, 70 खरब होगा आज के समय का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो बताइए। नादिर शाह का उत्तरी भारत के मैदानों में प्रवेश, नादिर शाह, अब इसमें सुमेलित नहीं है, आपको खुद बताना होगा। 1738 से 1739, नादिर शाह तथा मुगल सेना के मध्य करनाल के बीच युद्ध 1739, मोहम्मद शाह के शासन का 1750, पानीपत का तीसरा युद्ध 1556। बताइए इनमें से कौन सा सही है कूट के माध्यम से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 आपको सही नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह की मृत्यु 1748 ईस्वी में हुई थी। उसकी मृत्यु के साथ ही उसके शासन का अंत हो गया। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंध कर दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1756 में नहीं बल्कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। नामवा याद कर लीजिएगा कौन था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, प्रांतीय शक्तियों का उदय। ठीक है ना, प्रांतीय शक्तियों का उदय में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमको लगता है यहाँ से हम लोग मतलब एक एक करके हैदराबाद, बंगाल, ठीक है ना, सबको देखेंगे। कुछ प्रश्न लगा लेते हैं। 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य और उनकी राजनीतिक व्यवस्था के खंडहर पर किन शक्तियों का उदय हुआ? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बताइए। बंगाल, मैसूर, मराठा या सभी? तो इनका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी का हुआ। व्याख्या में क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर करते हैं। 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के खंडहर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा आदि शक्तियां प्रमुख थीं। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है ना, अवध तथा हैदराबाद राज्य उत्तराधिकार वाले राज्य थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नरों के स्वतंत्र होने का दावा करने से इन राज्यों का जन्म हुआ था। ठीक है ना, सत्य कथन नहीं है, गलत खोजना है। बी में कह रहा है मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के विरोध स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। यह भी हमको सही लग रहा है। सी कह रहा है कि इन शक्तियों के अतिरिक्त दक्षिण, पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के क्षेत्र थे जहां मुगलों का प्रत्यक्ष प्रभाव था। चलिए इसको डाउट में रखते हैं। इन सभी क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगल प्रशासन के तौर तरीकों और उसकी पद्धति को अपनाया। ये भी हमको सही लग रहा है। तो इसमें से जहां तक हो आप लोग कमेंट कीजिए, हमको ऑप्शन सी सही लग रहा है और दिया भी ऑप्शन सी ही है। ठीक है ना, तो व्याख्या आप लोग देख लीजिए वीडियो को रोककर, क्या व्याख्या है। चलिए अब हम लोग हैदराबाद को देखते हैं। हैदराबाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? कमरुद्दीन खान, अमीन खान, असद खान या चिनकिलीज खान? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनकिलीज खान। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र शासन राज्य का चिनकिलीज खान था। निजामुल मुल्क आसफ जाह था, याद रखिए कौन था? निजामुल मुल्क आसफ जाह था इसका नाम था, जिसे चिनकिलीज खान के नाम से भी जाना जाता था। दोनों नाम याद रखिएगा। इसने 1724 में, डेटो याद रखिएगा, हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। औरंगजेब के पश्चात के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को मुगल सत्ता से निष्कासित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है ना, चलिए अब बंगाल को देखते हैं। बंगाल क्या कर रहा है? बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम कौन सा है? ठीक है ना, ए में मुर्शिद कुली खान, उसके बाद कह रहा है सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलवर्दी खान। ठीक है ना, तो देखिए सब ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हमको पहले के ऑप्शन सही लग रहा है। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान आया, फिर सुजाउद्दीन, सरफराज और अलवर्दी। ठीक है, चलिए आइए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं।
व्याख्या में क्या हो रहा है, देखिए बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना का श्रेय मुर्शिद कुली खान को और अलवर्दी खान को दिया जाता है। ये तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र सत्ता स्थापना का श्रेय किसको किसको दिया जाता है इन सभी में, तो अलवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान को। ठीक है ना। चलिए, मुर्शिद कुली खान को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, जिसके पश्चात उसने स्वयं को केंद्रीय सत्ता से मुक्त कर लिया था। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद बंगाल के अन्य नवाबों का क्रम निम्नवत था: सुजाउद्दीन, सरफराज और अलवर्दी। चलिए, 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ज्यादा आंसर आप लोग को तो दिखिए गया, तो यही कथन असत्य है। मुर्शिद कुली खान और उत्तराधिकारी नवाबों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार किया और मुगल बादशाह को राजस्व देने से मना कर दिया। यही कथन आपको सत्य है, बाकी सब कथन सही है। ठीक है ना। मुर्शिद कुली का औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब बना, सही है। फर्रुख सिंह ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया था, सही है। मुर्शिद कुली खान ने मध्य बंगाल में मुर्शिदाबाद की राजकीय राजधानी बनाया। ध्यान से देखिए, कह रहा है मुर्शिद कुली खान औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का दीवान बना था। याद रखिएगा, क्या बना था? दीवान बना था, या इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। 1707 में औरंगजेब मर जा रहा है, तो उसके पहले ही बंगाल का दीवान था। फिर बाद में 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। याद रखिएगा इस बात को। चलिए, व्याख्या आप लोग वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा हमको टाइफाइड हुआ था ना, अभी डॉक्टर हमको मना किया है ज़्यादा नहीं बोलने का। अभी मानिए 10 दिन भी नहीं हुआ हमको ठीक हुए, तो थोड़ा सा पेट मेरा एथी हो जा रहा है, मतलब दर्द करने लग रहा है। तो आप लोग, हम वीडियो व्याख्या दिखा दे रहे हैं, वीडियो रोककर देख लीजिएगा उसको। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुर्शिद कुली खान ने भू राजस्व बंदोबस्त के द्वारा जागीर भूमि के एक बड़े टुकड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया था। उसने ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की इजारा व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसने गरीब किसानों, खेतीहरों आदि की सहायता के लिए तकावी ऋण प्रदान किया। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 1 और 3 सही है और ये 2 नंबर कथन गलत है। ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं। ये मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक के रूप में बंगाल के प्रशासन को बनाया गया। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंध नए सिरे से किया। साथ ही नए भू राजस्व बंदोबस्त के द्वारा जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बदल दिया। मुर्शिद कुली खान ने स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर साहूकार भर्ती की और साथ ही गरीब खेतीहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थवान बनाने हेतु तकावी ऋण भी प्रदान किया था। असत्य कथन दूसरा है, इजारा व्यवस्था का आरंभ किया था। याद रखिएगा, ना कि खत्म किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के नवाबों ने कंपनी के नौकरों को देश के कानून का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने को बाध्य किया। अलवर्दी खान ने अंग्रेजों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की स्वीकृति दी। अंग्रेज कंपनी की सैन्य धमकी के बावजूद भी बंगाल के नवाब कंपनी को अपनी सत्ता के लिए कोई खतरा नहीं मानते थे। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन असत्य है। आइए देखते हैं व्याख्या में क्या है। दिए गए में 2 कथन असत्य है क्योंकि बंगाल के नवाब अलवर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की स्वीकृति नहीं दी थी। अलवर्दी खान का मानना था कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए लाभदायक है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी व्यापारियों को बढ़ावा दिया। इन्होंने अपने शासनकाल में भूमि सुधार को भी बढ़ावा दिया था। चलिए, यहाँ हमारा बंगाल का खत्म हो गया। अब हम लोग अवध का शुरू करते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? असफदौला, सआदत, सुजाउद्दौला, सफदरजंग। जल्दी इसका कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सआदत खां। चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक सआदत खान बुरहानुल मुल्क था। नाम याद रखिएगा। उसने 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया गया था। वह एक निडर, कर्मठ, दृढ़ प्रतिज्ञ और कुशल व्यक्ति था। उसकी नियुक्ति के समय कई प्रांतीय जमींदारों ने उसके प्रति तखलीफ बरती, लेकिन उसने सबके प्रति अनुशासनात्मक व्यवहार अपनाया।
ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न लगाते हैं। चलिए, निम्न कथनों में कौन कथन असत्य है? सआदत खान ने 1725 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट किया। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। सफदरजंग के शासनकाल में लखनऊ कला एवं साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। सफदरगंज के काल में सरकार के सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन एक असत्य है, बाकी सारे कथन सही है। ठीक है ना। चलिए जब हम लोग नेक्स्ट मैसूर को देखते हैं। ठीक है ना। यानी कि जितने भी प्रांतीय राज्य थे जो उस समय एक्टिव हो रहे थे, सबके बारे में हम लोग इस एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हैदर अली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसी तरह का कथन वाला प्रश्न पूछेगा। ठीक है ना, बीपीएससी, न कि लॉलीपॉप वाला पूछेगा जो टियर 2 में आप लोग देखे थे। भूल जाइए, टियर 2 वाला प्रश्न कहियो नहीं आएगा। अब हैदर अली वाला देखिए। हैदर अली का जन्म 1721 में हुआ था। उसने 1755 में डिंडीगुल में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। उसने 1761 ईस्वी में खान देवराय को सत्ता से हटाकर मैसूर की सत्ता पर अधिकार कर लिया। ये हमारा हो गया 3 गो स्टेटमेंट दे दिया, और इसके अनुसार अब हम लोग देखेंगे कौन सा कथन सत्य या गलत है। एक और ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 1 या 2, ऑप्शन सी में 1, 2, 3, या ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपको तीनों कथन सत्य हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य होगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है कि हैदर अली के संबंध में सभी कथन सत्य है। हैदर अली का जन्म 1721 में हुआ था। दक्षिण भारत में हैदराबाद के समीप हैदर अली के अधीन मैसूर नाम का एक महत्वपूर्ण सत्ता के केंद्र का विकास हुआ। उसने मैसूर में एक साधारण सैन्य अधिकारी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की, और 1755 में उसने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी की। 18वीं सदी के प्रारंभ में खान देवराय ने मैसूर की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन 1761 में हैदर अली ने खान देवराय को सत्ता से हटाकर स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। ठीक है ना। देखिए ये वाला प्रश्न भी स्टेटमेंट वाला है, इसके लिए आपको डिटेल पढ़ना होगा, जिसके लिए आपको संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से 12 तक और विश्व इतिहास सहित वो वाली पुस्तक ले लीजिएगा। ठीक है ना। और उसको चैप्टर वाइज जो चैप्टर हम डालेंगे नेक्स्ट अब उसको उसमें पढ़ लीजिएगा आप डेली। ठीक है ना। चलिए, उसने एक नया कैलेंडर को लागू किया। ठीक है। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। उसने जागीर प्रथा को बढ़ावा दिया। वह पैदावार का एक चौथाई हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था। बताइए अब इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। 3 और 4 जो है ये क्या है? आपको गलत कथन है, बाकी 1 और 2 कथन सही है। व्याख्या में क्लियर करते हैं। आइए, व्याख्या में दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान के संबंध में 3 और 4 असत्य है। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र व मैसूर की सत्ता का उत्तराधिकारी था। उसने जागीर देने की प्रथा को समाप्त कर राजकीय आय बढ़ाने का काम किया था। टीपू सुल्तान ने पोलीगारों की पैतृक संपत्ति को कम करने तथा राज्य और किसानों के बीच मध्यस्थों को समाप्त करने का प्रयास किया। वह पैदावार का 1/4 नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था। वह भू राजस्व में छूट देने का पक्षधर था। ठीक है। चलिए, और 1 और 2 कथन सत्य है। टीपू सुल्तान ने एक नए कैलेंडर को लागू किया जिसे इलाही कैलेंडर कहा गया। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया। वह वृक्ष फ्रांस और मैसूर के मैत्री के प्रतीक के स्वरूप भी था। इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा। चलिए देखिए, इस प्रश्न का ट्रेंड चेंज हुआ है। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, 3 को कथन दिया गया है। विदेशी व्यापार के विकास हेतु फ्रांस, तुर्की, ईरान और पीगू में अपने राजदूत को भेजा। 2 कह रहा है चीन के साथ व्यापारिक संबंध कायम किया। 3 कह रहा है बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करने के रूस तथा अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। ये 3 कथन हम लोग देख लिए। आइए अब देखते हैं कह क्या रहा है। कह रहा है कि उपयुक्त कथन किस शासक से संबंधित है? तो बताइए, सीधा आप लोग पढ़े होंगे तो पता चल जाएगा, टीपू सुल्तान, बाकी कोई नहीं। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग केरल को देखते हैं। केरल के बारे में भी थोड़ा सा 2-3 प्रश्न लगा लेते हैं। देखिए, हम छोड़ेंगे कोई भी नहीं टॉपिक, क्योंकि बीपीएससी ट्रेंड चेंज कर रहा है। एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, सब पढ़ के जाना है, रिस्क नहीं लेना है।
जिंदगी का सवाल है, जॉब का सवाल है, जितना पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मार्तंड वर्मा उरैयूर, सवाई जयसिंह आमेर, दोस्त अली कर्नाटक, सूरजमाल जाट राज्य। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, ये व्याख्या देखते हैं। देखिए, मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से था। इस राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। 18वीं सदी के प्रारंभ में केवल 4 प्रमुख राज्यों में सामंत और राजाओं के नेतृत्व में बटे थे, जिसमें कालीकट, चिरकाल, कोचीन और त्रावणकोर शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, जहां तक है 50 प्रश्न हम लोग लगाएंगे और व्याख्या के साथ। तो पढ़नियार लड़का तो देख लेगा, जो शॉर्टकट के चक्कर में होंगे भागेंगे और भागते रहेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं वो। ठीक है ना, चलिए। मार्तंड वर्मा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसने यूरोपीय अफसरों की सहायता से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का गठन किया। उसने क्विलोन और इलायदाम को जीत लिया और डचों को पराजित कर केरल में उनकी सत्ता समाप्त कर दी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है ना, चलिए हम लोग राजपूत राज्य देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, 18वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक सवाई जय सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, सुधारक तथा विज्ञान प्रेमी था। उसने नेपियर की रचना का संस्कृत में अनुवाद करवाया था और इनसे टॉपिक से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों कथन गलत है। कहने का यही अर्थ हुआ। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। व्याख्या में कह रहा है कि 18वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ शासक सवाई राजा जय सिंह के संबंध में दोनों कथन सत्य हैं। 1 सेकेंड, प्रश्न मिस्टेक। यहाँ पे ना असत्य होना चाहिए, सत्य नहीं, असत्य होना चाहिए, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। और पूछ रहे में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर सी होगा, यानी कि दोनों ए और दोनों कथन सत्य है, डी नहीं होगा। ठीक है ना, मिसप्रिंट हो गया है, इसमें सी होगा। चलिए, 18वीं सदी में सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक सवाई जयसिंह था। वह एक कुशल कानून निर्माता, सुधारक, विज्ञान प्रेमी था। उसने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व का, त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गुणकों को बनाने और उसके उपयोग संबंधी नेपियर की रचना का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए हम लोग उत्तरवर्ती देख रहे हैं। कौन सा राजपूत देख रहे हैं? हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल तथा प्रांतीय शक्तियों में उस समय के राजपूत देख रहे हैं। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशालाएं कहाँ थी? और ये प्रश्न आपको TRE 2.0 में शायद पूछा हुआ है और 1 में भी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, बताइए। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी। तो इसमें से चारों हो जाएगा। ठीक है ना, चारों होगा। व्याख्या देखते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशालाएं दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा तथा उज्जैन में थी। ठीक है ना, एक 2 3 4 5, एक मथुरा भी होगा। यूपी में 2 जगह, वाराणसी और मथुरा में, और मध्य प्रदेश में एक उज्जैन में, और राजस्थान में एक जयपुर और एक दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, के लेखक कौन है? ए में जसवंत सिंह, बी में राजा भारमल, सवाई राजा जय सिंह या महाराणा अमर सिंह। तो इसका हो जाएगा, अमर सिंह तो थे ही नहीं, सवाई जय सिंह ही होंगे। ठीक है ना, चलिए। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक की रचना, व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, थोड़ा बोलने का हमको मन नहीं कर रहा है। देखिए एक काम करते हैं ना, हम पढ़ लेंगे और व्याख्या पे जाकर वीडियो को हम रोक लेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके और उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप सब जानते हैं ना, अभी लाइव क्लास वाले जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हम कितने परेशान थे। 15 दिन हमारा क्लास बंद था। ठीक है ना, वही टाइफाइड के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, अभी रात शाम को भी बोलना पड़ता है। तो आप लोग व्याख्या को खुद से पढ़ लीजिएगा, हम वीडियो वहां ले आकर रोक देंगे। भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन, हीरामन, राजमण या हरमन?
इसका आंसर दीजिए आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर। तो आइए इसका व्याख्या में देखते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन ए चूड़ामन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जाट शासक के नेतृत्व में जाट सत्ता अपने उच्चतम गरिमा पर पहुंची? बदन सिंह, चूड़ामन, सूरजमल या राम सिंह? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। कमेंट कीजिएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हम भी कमेंट करते थे, वीडियो देखते थे यूट्यूब पे या हम सेट प्रैक्टिस लगाते थे, तो कहीं भी लाइव भी देखते थे तो कमेंट हम जरूर करते थे। तो कमेंट कीजिए, इससे आपको आत्मानुभूति प्राप्त होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सूरजमल। व्याख्या वीडियो रोक कर आप पढ़ लीजिए। चलिए अब सिखों के बारे में देखते हैं, सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म के गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में स्थापना किया। हरगोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू समुदाय में स्थापित किया। हरगुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना, तो इस ऑप्शन 3, ऑप्शन सी इसका कथन असत्य है। ठीक है ना, केवल 3 वाला देख लीजिएगा और व्याख्या आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छा से। बताइए 34 नंबर प्रश्न है, सिख गुरुओं का सही कालक्रम कौन सा था? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह? देखिए ये भी प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग सिख धर्म पढ़िएगा ना तो उसमें आप ध्यान दे दीजिएगा कि किस तरह इसको करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए व्याख्या हम बता देते हैं, आप उसको वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। बताइए सिखों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। 2 कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों को बंदा बहादुर के नाम से एक योग नेता मिला। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों का बहादुरी से सामना किया तथा लाहौर से दिल्ली तक के सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब इनमें से पूछ रहा है कौन कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी कथन सत्य हैं। व्याख्या सामने है, वीडियो रोककर देख लीजिए। छत्तीस नंबर प्रश्न देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनका संबंध शुक्रचकीय मिसल से था। इन्होंने सतलुज के पश्चिम में सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया। भू राजस्व का हिसाब 40% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से एक शक्तिशाली एवं अनुशासित फौज तैयार की। और बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा इसका आपको देखिए बताइए, तो देखिए आंसर मिलिएगा आपको। तो डी 1, 2 और 4 ठीक है ना, कथन सत्य है। व्याख्या आप देख लीजिए वीडियो रोककर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये मराठा आ गए, ठीक है ना, और प्रांतीय शक्तिय का उदय, मैंने जो भी प्रांतीय राज्य थे उनमें अंतिम मराठा थे, हमने सबको देख लिया। साहू और ताराबाई के मध्य हुए गृह युद्ध ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। यह व्यवस्था थी पेशवा का पद, मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ, सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन या जजिया कर की वसूली। चलिए इसका वीडियो रोककर आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। हम देखते हैं किनका किनका कमेंट आता है, उनका पर्सनल हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पेशवा का पद। व्याख्या आपके सामने है, वीडियो रोककर व्याख्या देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। 2 कह रहा है बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना गया। 3 कह रहा है बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को दक्कन प्रांत की चौथ एवं सरदेशमुखी मराठों को देने का बाध्य किया था। बाजीराव प्रथम ने पश्चिमी घाट पर स्थित पुर्तगाली क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कौन सा कथन इसमें असत्य है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 कथन असत्य है, बाकी सब कथन सही है। व्याख्या में एक बार देख लीजिएगा, लीजिए पढ़ लीजिए व्याख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1760, 5 फरवरी 1760, 14 जनवरी 1761 या 5 जनवरी 1761?
तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी होगा आंसर, 14 जनवरी 1761। व्याख्या में देख लीजिए। देखिए पढ़िएगा, व्याख्या जरूर पढ़िएगा, वीडियो को रोककर, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। व्याख्या पढ़ना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पानीपत के युद्ध पर परिणाम पर विचार कीजिए, ठीक है। पानीपत की पराजय से मराठों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। मराठों की पराजय ने कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपने सत्ता मजबूत करने का अवसर दिया। युद्ध में पेशवा का बेटा विश्वासराव, सदाशिव राव भाऊ तथा बहुत से मराठा सरदार मारे गए। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। व्याख्या आपके सामने है, विस्तार रूप से इसको पढ़ लीजिए रोककर वीडियो। थोड़ा सा हम तबियत सही हो जाएगा ना तो हम एकदम डिटेल व्याख्या बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी उसका व्याख्या है, देख लीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है, ठीक है ना। सुमेलित कीजिए इसको, सुमेलित करके इसका आंसर खोजिए, ठीक है ना। सिंधिया ग्वालियर, ठीक है, हो जाएंगे। उसके बाद गायकवाड़ हो जाएंगे बड़ौदा, ठीक है। उसके बाद होलकर हो जाएंगे इंदौर और भोंसले हो जाएंगे नागपुर, ठीक है। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। व्याख्या देखिए इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है 18वीं सदी के लोगों का सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन। इन सबसे प्रश्न आता है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है ऑप्शन ए, मुगलों के शासनकाल में एशिया तथा यूरोप के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। भारत में चाय, चीनी मिट्टी तथा रेशम का आयात अरब से होता था। सिंगापुर से टीन का आयात किया जाता था। भारत से कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, नील, सोरा, अफीम, चावल, काली मिर्च तथा अन्य मसाले विदेशों को निर्यात किए जाते थे। तो बताइए इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला गलत कथन है, ठीक है ना। यानी कि भारत में चाय, चीनी मिट्टी तथा रेशम का आयात अरब से किया जाता था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरब में यही सब होगा, कुछ नहीं होता था। तो कथन यही गलत है। व्याख्या आप देख लीजिए। वीडियो खत्म होने वाला है, 2-4 प्रश्न और लगेगा, उसका वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में शिक्षा परंपरागत थी तथा उसकी पश्चिमी क्षेत्रों में हुए द्रुत परिवर्तनों से कोई संपर्क नहीं था। हिंदुओं में उच्च शिक्षा फारसी माध्यम से होती थी। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत तथा वैश्य जैसी जातियों तक ही सीमित थी, किंतु छोटी जातियों के भी कई लोग बहुधा उसे प्राप्त कर लेते थे। अब बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो केवल 2 कथन गलत है। हिंदुओं में उच्च शिक्षा फारसी के माध्यम से नहीं होती थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसका व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 प्रश्न है, बताइए 44 प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथन में कौन कथन सत्य है। 18वीं सदी में जाति हिंदुओं के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता थी। जाति नियम कठोर नहीं थे। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हो जाएगा केवल एक कथन असत्य है। कौन सा है, एक कथन असत्य, बाकी सब गलत है। व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ भी व्याख्या दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर और सीरीज का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 18वीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई देते हैं। तत्कालीन सांस्कृतिक क्रियाकलापों का खर्च अधिकतर शाही दरबार, शासक और संपत्ति तथा सरदार वहन करते थे, परंतु उनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण सांस्कृतिक कार्यों की धीरे धीरे अवहेलना होने लगी। बताइए इनमें से कूट में बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या आपके सामने है, वीडियो रोककर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि आपके दोस्तों को भी मिले। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है ना। और शाम को 7 बजे लाइव जरूर जुड़िएगा। कोई भी समस्या हो TRE4 से संबंधित, वहां पे समाधान किया जाता है। और उसके बाद से 8:30 में SST, मेनली हम SST पढ़ाते हैं विषय के रूप में, सब्जेक्ट 80 नंबर का, और GS में सब पढ़ा देंगे। GS में आपका ज्योग्राफी खत्म हो गया है, उसको जाके देख लीजिए। और हम वही पढ़ा रहे हैं जो हम पढ़कर TRE3 में सिलेक्शन लिए हैं।
तो आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक बार ट्रस्ट करके जुड़िए और देखिए क्या होता है, ठीक है ना। तो होगा, पक्का होगा आपका, मेहनत करेंगे, डिजर्विंग होंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो विश्वास के साथ खुद पर ट्रस्ट कीजिए और पढ़िए। सेकेंडरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए कि कट ऑफ होगा कितना होगा, डोमिसाइल आएगा कि जाएगा, सीट कितना होगा। भाई आपको एक सीट चाहिए। टियर 2 में हम ऐसे ही बेचैन रहते थे, ठीक है, लेकिन टियर 3 में हम केवल अपना परफॉर्मेंस को बेटर किए, बार बार रिवीजन किए, जो चीज़ छोड़ दिए उन चीज़ों को हम पढ़े और मेरा सिलेक्शन हो गया। देख लीजिए 6 to 8 में हुआ है और 9-10 में हुआ है, जनरल में सिलेक्शन हुआ है मेरा, हम बीसी के कैटेगरी से आते हैं, ठीक है ना। तो आप भी पढ़ाई कीजिए, आपका भी हो जाएगा। और इसी तरह के प्रश्न हम लगाते थे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक, भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन, यानी कि यूरोपीय कंपनियां आती हैं तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।